अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, जहांगीर तरीन का शुगर इंक्वायरी जो अली जफ़र ने तहकीकात करनी है इस सिलसिले में, वो मजीद गुत्थी उलझती जा रही है। एक इजलास जिससे मुतल्लिक दावा किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ और इसमें रिपोर्ट डिस्कस हुई, इसको कल हमने भी डिस्कस किया। अब जहांगीर तरीन का जो हिमायती ग्रुप है उसके एक अहम रहनुमा हैं जी राजा रियाज, उन्होंने कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए मजीद एक मुलाकात का जिक्र कर दिया है। जनाब, उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन, अली जफ़र और बैरिस्टर शहजाद अकबर की इन तीनों की एक मुलाकात हुई है, एक निजी मुलाकात, जिसमें अली जफ़र ने अपनी तहकीकात से मुतल्लिक जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर को आगाह किया। और उन्होंने बताया कि इसमें अली जफ़र साहब ने कहा कि उनकी तहकीकात के मुताबिक नीट एंड क्लीन है जहांगीर तरीन साहब। इसके ऊपर शहजाद अकबर से मुतल्लिक दावा किया जाता है राजा रियाज की जानिब से, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए, लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब को कम्युनिकेट हो गए। इसके ऊपर आज हमने थोड़ी सी बात करनी है। साथ ही साथ दावा करते हैं राजा रियाज कि अली जफ़र का मौक़िफ़ है कि ये केस FIA का तो बनता ही नहीं है, ये ज़्यादा SCCP का बन सकता है। अभी जो दावे किए जा रहे हैं इसके ऊपर अली जफ़र साहब ने गुज़श्ता रात एक ट्वीट की, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। कहा है जो ये सामने आ रही हैं खबरें इससे मुतल्लिक, ये तो अंदरूनी मामला है, सबसे पहले PTI का जो भी फाइंडिंग्स होंगी ना तो उनकी कोई लीगल वैल्यू होगी, ये किसी तरह से भी अफेक्ट करेंगी तरीन साहब के खिलाफ दीगर इंक्वायरीज चल रही हैं। ये एक अंदरूनी मामला और वज़ीर आज़म के सामने पेश कर देंगे। अब हमने अपना सवाल कुछ यूँ रखा है कि बार बार ये जो बात सामने आती है, खासकर जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप के सामने की तरफ से, कि कोई साजिश हो रही है, ये सियासी केसेस हैं, तो इनमें कितनी हकीकत है? क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं महज सियासी हैं? ये है हमारा बुनियादी सवाल। हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज डिस्कशन के लिए हमारा साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बड़े दावे हो रहे हैं, राजा रियाज साहब काफी एक्टिव हैं, ये इतनी इंफॉर्मेशन राजा रियाज साहब के पास आ कैसे रही है? सीक्रेट मुलाकातें, अली जफर कहते हैं नीट एंड क्लीन कह दिया। नहीं मैडम शेख, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है ये राजा रियाज साहब का। मुझे नहीं पता वो क्यों गलत बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं और कोई मुलाकात, एक मुलाकात हुई है लेकिन वो मुलाकात इस तनाज़र में और इस मामले पर नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अली जफ़र साहब भी गलत कह रहे हैं, ये PTI का अंदरूनी मामला नहीं है। जहांगीर तरीन साहब पर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने PTI के फंड्स खुर्द बुर्द किए हैं, ये मुल्की मामला है, मुबैना फ़राड है, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग है और मुल्क के साथ ये सारा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के केस बिल्कुल सियासी नहीं है, जेन्युइन है। इन पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पहले भी बने, ये दोनों काम पहले कर चुके, साबित हो चुका। इनसाइड ट्रेडिंग वो खुद तस्लीम कर चुके, पैसे भी वापस किए, खुशकिस्मती से सजा से बच गए। मनी लॉन्ड्रिंग सुप्रीम कोर्ट नायली में साबित हो चुकी। ये दोनों केसेस मजबूत हैं, वो फंसे हुए हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि केसों को सियासी बनाया जाए, मगर ये केसेस जेन्युइन हैं। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सनल मामला नहीं है, PTI का कौमी मामला नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं आप न्यायी साहब? आप भी यही समझते हैं कि ये केसेस सियासी हैं या नहीं है? थैंक यू अलीना। मेरा ख्याल में केसेस बिल्कुल सियासी हैं जी। पहली बात तो यह है कि जो जहां से बात शुरू हुई थी, जो इनके खिलाफ इंक्वायरी थी, वो तो ये थी कि शुगर जो है उसकी कीमतें बढ़ी थी चीनी की, और चीनी की कीमत ऐसी बढ़ी थी कि चीनी हमारे पास पूरी, अभी हमारा अपना जिसको कहने स्टॉक्स नहीं थे कि हमने एक्सपोर्ट कर दी और फिर उसमें सब्सिडी दी। और ये हम पिछले साल भी डिस्कस करते रहे हैं इसी अपने प्रोग्राम में कि मैं हमेशा कहता था कि फॉरेंसिक करवा लें इमरान खान साहब के और बुज़दार साहब के फ़ोन, और उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हैं, कैबिनेट है, ये ECC है, तो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल सियासी के केसेस थे, और ये बजट की वजह से इसको हशप करने की कोशिश की गई है। इधर बजट ओवर होगा, आप ये देख लेंगे कि इन लोगों को फिर आड़े हाथों लिया जाएगा, और जो शोर मचाएगी अली जफर साहब की रिपोर्ट जो है वो 6-7 दिन पहले बजट के लिए रिलीफ दिया गया, आपको लगता है सियासी केसेस हैं? ठीक है रीमा। हाँ जी, शुक्रिया अलीना। मुझे नहीं मालूम कि केस मेरिट पे सियासी है कि नहीं, लेकिन जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है शुरू से वो डेफिनेटली सियासी है। जो शुगर रिपोर्ट आई थी उसमें और भी बहुत से लोग थे जिनको जिम्मेदार ठहराया गया,
उन पे हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी। जहांगीर खान तरीन जैसे और लोग हैं जो पीटीआई के साथ जुड़े हैं, उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी। जितनी जल्दी एफआईए ने काट ली इतने ज्यादा केसेस में, वो भी समझ नहीं आता। फिर जो रिस्पांस पीटीआई का है वो भी समझ नहीं आता कि आपने अली जफर साहब के अंडर एक कमेटी बना दी, उस कमेटी का क्या लीगल हैसियत है, वो क्या रेकमेंड कर सकती है, वो क्या देख रही है। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब का रिस्पांस भी बिल्कुल सियासी है। आप क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को कि केसेस विड्रॉ किए जाएं? आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह का एक ग्रुप बना लिया है उन्हें प्रेशराइज करने के लिए। तो प्रोसेस दोनों तरफ से बिल्कुल, तो आपको दोनों तरफ लगता है मेरिट तो समझ नहीं आ रही है अब केसेस का क्या है। जी, आपको समझ नहीं आ रही है क्या है, इसलिए आप कोई ऑप्शन नहीं ले रही। शहजाद जी, अलीना देखिए, केसेस मेरिट पर भी हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, येट सियासी बुनियादों पर भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग थी ना वो कुछ ऐसी है। तरीन साहब तो कहते हैं कि मैं लोगों से मुलाकातें करता था, पार्टी के एमपी एमएनए से, और तासुर ये बना के जैसे मैं पार्टी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हूं। ये तरीन साहब का व्यू है। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से ये मेरे जार थे, तमाम जो फैसले करने थे, चाहे वो चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से हो या दीगर फैसले, उनमें तरीन साहब का मशवरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी में पूरे नहीं उतरे। तो मुझे लगता है कि जो टाइमिंग थी मुलाकातों के बाद ये केसेस बनना, और सिर्फ केसेस शुगर प्राइस के हवाले से ना बनना, बल्कि जो एससीसीपी के मामला थे या उनके जो कंपनी रिलेटेड मामला थे, उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन केसेस को बनाने के पीछे सियासी मुहर्रकात जरूर थे। हैविंग सेड दैट, ये केसेस मेरिट पे भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है तो बिल्कुल एफआईए का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती तो मेरे ख्याल से ये एससीसीपी का मामला है। ठीक है, महमल। देखिए अलीना, जिस तरह रीमा और शहजाद ने बात की है कि केसेस हो तो सकते हैं मेरिट के ऊपर, लेकिन इसको एक सियासी रंग भी दिया जा रहा है। मेरा तो इसके अंदर बुनियादी सवाल ये है कि अली जफ़र साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी कमेटी की कोई लीगल हैसियत नहीं है, तो फिर वो इंक्वायरी ये हो क्यों रही है? इसकी वजह क्या है? ये ऐसे ही है जैसे मुराद अली शाह साहब के ऊपर कोई इस तरह का स्कैंडल आए और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब कहे कि जी अनवर सयाल साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे, या यूसुफ रजा गिलानी साहब पर कोई चीज़ है और वो कहे जी फारूक नाइक साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे अगर उनकी हुकूमत हो। तो ये किस किस्म की इंक्वायरी हो रही है? इसकी लीगल हैसियत क्या है? जिस तरह भट्टी साहब ने भी सवाल उठाया है, ये कोई पीटीआई का इंटरनल मामला नहीं है शुगर स्कैम, ये एक पूरे मुल्क का मामला है। इसके ऊपर किस तरीके से पीटीआई को एक इंटरनलाइज एक चीज कर ली, एक प्रेशर ग्रुप की वजह से आपने इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, तो दूसरों के लिए नैब या एफआईए या एफबीआर या एससीसीपी, तो अपनों के लिए इंटरनल इंक्वायरी, ये इसकी मुझे जो है ना वो चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा लग रहा है, ज्यादा आपको ये लग रहा है कि शायद सियासी नौयत के हैं? नहीं, मैंने कहा दोनों है, मेरिट के ऊपर केस बनता है, जैसा रीमा ने भी कहा कि लेकिन रिपोर्ट के अंदर इतने लोगों के नाम थे तो उनके ऊपर क्योंकि कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो हुकूमत के अंदर है, तो इस वजह से ये सियासी रंग भी इसको मिल गया। ठीक है, नो ऑप्शंस। हमारे तीन एनालिस्ट रीमा, शहजाद और महमल कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। भट्टी साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, यानी उनको लगता है कि जी सियासी नौयत के महज ये केसेस नहीं है, इसमें हकीकत भी है, फैक्ट्स भी हैं। न्याजी साहब ये कहते हैं, न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ जी उनको लगता है सियासी नौयत के भी है। न्याजी साहब, जो कल हम उमर चीमा साहब की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये कार्रवाइयाँ होती हैं जहांगीर तरीन और हिमायतियों के खिलाफ खास तौर पर, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बड़ा इससे नुकसान पहुंच सकता है, उनकी तरफ से रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हो चुका है कि इसी उसमें जब दूसरी साइड की स्टोरी लें तो जो शुगर इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीबन 85-90 के करीब बहुत बड़ी प्लांट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर उससे एक बड़ा एक स्टेक उस इंडस्ट्री का, तो उसको एक माफिया बना के, और ये तो एक इंडस्ट्री में बात की है, हर इंडस्ट्री को जब इसी तरीके से आप हॉन्ट करेंगे या उसको स्टिग्मेटाइज करेंगे, उसको कोई तोहमत लगा के सोसाइटी में ऐसा पेश करेंगे कि लोग उनसे नफरत करें, तो वो बिल्कुल एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है, वहां खराब हो रही है। देखिए एक चीज ध्यान में रखें कि ये शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी वाजिद रियाज साहब के जिम्मे, जिसने ये तय करना था कि शुगर की प्राइसेस ऊपर क्यों गई हैं। चुनाचे पता चला कि इसलिए गई हैं कि शुगर एक्सपोर्ट हुई है, तो ये तो जहांगीर तरीन का फैसला नहीं था, जहांगीर तरीन तो बेनिफिशियरी है, और इसी तरीके से 85-90 मिल्स वाले बेनिफिशियरी हैं, कीमतें। इसलिए आप भी उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। भट्टी साहब की तरफ लेके जाना चाहिए। भट्टी साहब, अगर जैसे कि न्यायी साहब समझते हैं कि अप्रोर आएगा तिजारती कम्युनिटी की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से, ये जो पूरा
तो आप क्या समझते हैं मुतहमिल हो सकेगा इसकी हुकूमत? मैडम शेख, अकलियत को निकाल कर, अकलियत को, अच्छे लोग भी हैं, अक्सरियत बिजनेस वाले हमारे चोर हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं हमेशा। क्या बिजनेस कम्युनिटी को हक हासिल है कि वो डबल खाते बनाए, डबल खांचे बनाए? बिजनेस कम्युनिटी को हक हासिल है कि वो बेनामी अकाउंट्स बनाए, वो बेनामी खरीदो फरोख्त करे? क्या बिजनेस कम्युनिटी को हक है कि वो फ्रॉड करे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करे? क्या बिजनेस कम्युनिटी इसलिए बनी है कि वो बिजनेस क्यों नहीं करती? टैक्स देते नहीं है, कोई नेट में, हुकूमती नेट में आते नहीं है। ऊपर से इन पूरे शुगर माफिया का 80 शुगर मिलों का टैक्स देख लें, कितना टैक्स है सालाना, आपको लग पता जाएगा। अच्छा शहजाद। अच्छा अलीना, नियाजी साहब ने तो एक क्लीन चिट दे दी है पूरी शुगर इंडस्ट्री को। आप 2 साल पुराने शो निकाल के देख लें, मेरे ख्याल से हर कोई ये सवाल कर रहा था कि शुगर माफिया है की एक्शन क्यों नहीं लेती। मेरे ख्याल से जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई किया गया था। फेक एक्सपोर्ट्स का बताया गया था, डबल बुक्स का बताया गया था, और किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन करके चीजों की कीमत को बढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में शाहजेब खानजादा ने बहुत सारे इस पे शोज किए हैं, और ये आज की कहानी नहीं है, एक अरसे से होती जा रही है। और आप ये भी देखें कि इस मुल्क में बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो आके काम करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, उनका हर इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि स्टेक है, लेकिन शुगर इंडस्ट्री में नहीं है। शुगर इंडस्ट्री में आपको वही लोग मिलेंगे टॉप पर जिनका सियासी असर रसूख है, सियासत से ताल्लुक है, बराह रास्त या फिर इनडायरेक्टली। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको बड़े मौके मिलते हैं सब्सिडी लेने के, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवा के अपना बिजनेस का फायदा उठाने में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक कार्टेल एग्जिस्ट करता है, एक माफिया आप इसको कहना चाहें वो भी एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हो सकता है कुछ लोग हो कुछ लोग ना हो, लेकिन ऑब्वियसली जिसका बड़ा मार्केट शेयर होगा वही मार्केट को मूव कर सकता है, मनूवर कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। तो क्लीन चिट बिल्कुल ना दे इनको। न्याय साहब आप जवाब देना चाहते हैं? ठीक है, न्याय साहब से रिबटल ले लेते हैं। न्याय साहब जवाब देना चाहते हैं? कंपनी के मामला जी जी, लेकिन इसके अलावा आप क्लीन चिट ना दे शुगर इंडस्ट्री को कि वहां पे बिल्कुल जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल एथिकल और बिजनेस प्रैक्टिस के थ्रू हो रहा है। अलीना, मैंने ये बात की नहीं है जो आपने समझा या शहजाद साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी जो हैंडलिंग है, पहली तो बात यह है कि जो भट्टी साहब ने फरमाया, शहजाद साहब ने फरमाया, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मुझे तो पूरे पता है कि पूरा पाकिस्तान सोसाइटी रॉटन है। हम अगर अपना गिरबान टटोले ना, तो जो भट्टी साहब ने जो एलिमेंट्स किया ना कि हमारे अंदर कितना एक है कि अगर हम सैलिड क्लास नहीं है तो फिजुल्ला न्याजी कैसे टैक्स दे रहा है, या फिजुल्ला न्याजी अपने एम्प्लॉयर के साथ जो है किस तरीके बिहेव कर रहा है, तो पूरी आपको दास्तान नजर आ जाएगी। चुनाचे ये कहना कि एक तो है हमारे पाकिस्तान के वो है, उसके अंदर जो बुराई है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर। मैं शुगर जो है ना, मैं शुगर के अंदर भी लोगों ने यही जो कुछ किया होगा जो सारी सोसाइटी कर रही है, मैं बड़ी ज्यादा मुकम्मल कर लूं अपनी, शुगर के अंदर भी वही कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी सेक्टर को अंडरमाइन करेंगे, सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, तो पाकिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। माजरत के साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस सेक्टर पे भी हाथ डाला है तो वहां से यही चीखें निकलती है कि देखें कारोबार बंद हो जाएगा। इसके अंदर देखिए मैडम शेख, मैं एक मिनट महमल आपके पास आ रही हूँ। ये तो लिजिट बात है, ये तो लिजिट बात है महमल। जब हमने देखा कि एफबीआर ने एक्शन लिया तो उसके बाद एहतजाज, हड़तालें, सब कुछ शुरू हो गई। शहजाद की इस बात में जो शहजाद ने बात की ना, ये इंपॉर्टेंट है। बात सिंपल सी ये है कि ये आप वैसे तो स्टेट की पॉलिसी की वजह से ही है ना, शुगर कार्टेल जो है उसको बहुत ज्यादा सियासी बैकिंग होती है। आप शुगर को मार्केट फोर्सेस पे क्यों नहीं रखते थे? आप खोल दें उसको, ये तो हुकूमत का काम है ना, आप मार्केट ड्रिवन फोर्सेस पे कर दें, फिर जिस तरह से भी होगा उसका जो भी आउटकम होगा। क्योंकि इस वक्त शुगर मिल एसोसिएशन वाले तय करते हैं, प्राइस फिक्सिंग करते हैं, इसीलिए वो कार्टेल है। उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो हुकूमत के अंदर भी मौजूद है और वो हर हुकूमत में होते हैं। ये कोई खाली पीटीआई की गवर्नमेंट की बात नहीं है। भट्टी साहब से पूछते हैं, भट्टी साहब से पूछते हैं। भट्टी साहब, बड़ा ही टफ चैलेंज वजीर आजम और उनकी हुकूमत के लिए। एक तरफ उनका एहतिसाब का नारा और दावा, दूसरी तरफ ये जो बातें आ रही हैं कि जी कुछ सियासत भी है इसमें, साजिशें भी हो रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैडम शेख, ये वजीर आजम का चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान का चैलेंज है। ये 24 करोड़ लोगों का चैलेंज है जिनको लूटा गया है। अवाम के जेबों पर कितना डाका मारा गया है, गंदम हो, अद्वियात हो, शुगर हो,
कल तक हम सारे कह रहे थे कि जहांगीर तरीन एटीएम इमरान खान की एक्शन ले, शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लें। आज कहीं से एक्शन शुरू हुआ है तो उसमें कीड़े हैं। ये करें खुदा के लिए, ये बहुत चोर हैं इसमें, इस फील्ड में डाके पड़े हुए हैं। हर फील्ड में जो फील्ड उठाते हैं उसमें डाका निकलता है। तो आज हम अगर नहीं करेंगे तो ये लूटते ही रहेंगे। ये इस हुकूमत में भी हैं, पिछली हुकूमत में भी थे, उससे पिछली हुकूमत में भी थे। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये आज नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी अगर हम इसको सियासत की नजर कर देंगे तो ये फिर कुछ नहीं होगा जी। लेकिन क्या हुकूमत में इतने गट्स हैं कि आखिरी मरहले तक लेके जा सके हैं सारा कुछ? रीमा, बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जो इंक्वायरी उन्होंने की है वो खालिस्तान एक अंदरूनी मामला है, पीटीआई का कोई लीगल वैल्यू नहीं है इसकी। तो जहांगीर तरीन और उनके हिमायती तो इसके ऊपर सोली बैंक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसकी बुनियाद पर क्लीन चिट का दावा करना दुरुस्त है? अलीना, पहले भी मैंने ये सवाल उठाया था कि अली जफर साहब की जो कमेटी है उसकी लीगल हैसियत है क्या वो सिर्फ पीटीआई के इंटरनल ग्रीवेंसेस जो हैं वो उनको एड्रेस कर रहे हैं कि पीटीआई ने जहांगीर खान तरीन साहब को सही तरह ट्रीट नहीं किया, या वो एफआईए को कोई रिकमेंडेशंस दे रहे हैं? अगर वो एफआईए को रिकमेंडेशंस दे रहे हैं तो क्या वो सिर्फ एक रिकमेंडेशंस के तौर पे है या वो दबाव के तौर पे भी ली जा सकती हैं? क्योंकि एफआईए जो है वो एक नैब की तरह स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक इदारा होता है, तो उसमें इन्फ्लुएंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको भी देखने की जरूरत है। तो मुझे तो सिरे से समझ नहीं आ रही कि आपकी ग्रीवेंस है और आपने एक कमेटी बना ली है जो पूरा जो बात हम कर रहे थे कि क्या ये सच में एहतसाब हो रहा है शुगर माफिया के खिलाफ, ये कमेटी ही मेरा ख्याल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। अच्छा भट्टी साहब। मैडम शेख, ये रीमा साहबा का पॉइंट दुरुस्त है। इमरान खान साहब से पूछना यह है कि क्या यही वो इसी तरह का रिलीफ वो हाउस ऑफ शरीफ को देना चाहेंगे कि कोई अली जफर उन पर भी खड़ी कर दें, कोई पीपल्स पार्टी को जो 25 वॉल्यूम्स हैं जाली अकाउंट्स उनमें देना चाहेंगे? ये बनानी नहीं चाहिए थी। दरअसल ये टाइम गेन किया इमरान खान ने। क्यों किया? बजट के लिए किया। टाइम थोड़ा सा आगे किया, दोनों पार्टियां टाइम गेन कर रही हैं। असल में बजट के बाद केसेस दोबारा शुरू हो जाएंगे और ये एक पॉलिटिकल चाल थी जो चल गए, लेकिन इसकी कोई इखलाकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, न्याजी साहब ने भी यही कहा है, टाइम बाय करने के लिए किया। लेकिन न्याजी साहब, क्या आपको, मैं आती हूँ एक मिनट महमल, न्याजी साहब क्या आपको लगता है कि बजट के बाद भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहांगीर तरीन के खिलाफ इन केसेस को? मैं अगर आपको ये बता दूं कि शायद अरेस्ट भी कर लिए जाए बजट के बाद, आप देख लें। अच्छा, बजट के बाद कि सारे टेबल उलट जाएगी और फिर आप देखें कि होता क्या है। और जितना ये शोर शराबे में अक्सर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनके अंदर एक मुंतकिमुल मिजाज है, उनके अंदर एक तंग नजरी है, एक मीननेस है, एक वेंजस। बहुत बड़ा दावा करे अपने आजी साहब आज फिर। आप ये देख लेना, तो 3 हफ्ते बाद बजट असेंबली में एक टेबल हो जाएगा। 11 को पेश हो रहा है, 8-10 दिन शायद उसमें बहस हो। 11 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। महमल का कमेंट में शामिल करना चाहती हूँ, फिर शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, महमल का कमेंट में शामिल करना। ओके जी, ठीक है जी। न्यायी साहब भी बड़ा दावा कर रहे हैं जी। न्यायी साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बजट के बाद वो एक्सपेक्ट करें कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और हम उम्मीद यही करते हैं, जैसे कि भट्टी साहब भी कह रहे हैं, हमारे बाकी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि जी सामने आना चाहिए शफाफ तरीके से जो भी कुछ होता है, चाहे वो ये तहकीकात हो जिनके ऊपर सवालिया निशान हो रहा है कि क्यों नहीं अभी तक सामने आ रही हैं, इससे मुतालिक बड़े दावे मंसूब किए जा रहे हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान, उनका दावा ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक रुकन असम्बली की जानिब से बिल जमा करवाया गया है जिसका नाम है सिंध कंपल्सरी मैरिज एक्ट 2021। इस बिल में तजवीज़ किया गया है कि 18 साल तक अगर बच्चे या बच्ची की शादी नहीं होती, लड़के या लड़की की शादी नहीं होती, तो वालिदैन को डीसी को बयान हल्फी देना पड़ेगा वजाहत के साथ कि क्यों नहीं की गई। और अगर खिलाफ वर्जी होती है इस चीज़ की बहुत देर तक, तो उसकी सूरत में जुर्माना भी आयद किया जाएगा। 500 रुपए की तजवीज़ रखी गई है। एक वीडियो बयान जारी किया गया इसी रुकने असम्बली की जानिब से इसके बाद, और जिसमें वजाहत की गई कि हमारे माशरे में तमाम जो बुराइयां हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया रेप, गैर अखलाकी काम, जराइम में इजाफा, इसका जो हल है वो इस्लामी तालीमात पर अमल है। और उन्होंने कहा कि जी ये जो मुजव्वज़ा बिल है इससे माशरे की इस्लाह हो सकती है, माशरे में बेहतरी आ सकती है। अपने एनालिस्ट से हमारा यही सवाल कि क्या इस बिल से माशरे में बेहतरी आएगी? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम। रीमा उमर साहिबा,
आपका कमेंट सबसे पहले चाहूंगी। अलीना, बेहतरी नहीं आएगी और ये बिल नहीं है, ये एक मजाक है और जिन्होंने पेश किया है एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, उन्होंने मेरा ख्याल है एक मोमेंट ऑफ फेम के लिए किया होगा। इस पे कोई आगे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि कोई रद्द अमल हम देखेंगे। एक तो ये हमारे आइन के बिल्कुल खिलाफ है, दूसरा आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, सिरे से नामुमकिन है। तीसरा, कौन से इस्लाम, वो कहते हैं इस्लामिक टीचिंग्स, कौन सा इस्लाम है जो कहता है 18 साल की उम्र में कंपलसरी होनी चाहिए शादी। चौथी बात, जो सोशल ईवल्स उन्होंने गिनवाए हैं, क्या शादीशुदा लोग हैं वो रेप नहीं करते? क्या शादीशुदा लोग हैं वो गैर अखलाकी हरकतें नहीं करते? तो शादी, इन जो मर्ज जिनकी उन्होंने बात की है, उनका सोल्यूशन नहीं है। तो ये बस एक बिल मजाक है, इसको मजाक की तरह ही लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है, न्यायी साहब अग्री करते हैं आप? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जी, ये बिल्कुल एक मजाक है। देखिए जी, पहली बात यह है कि आप अंदाजा लगाएंगे एक एजुकेशन है। अब एक बच्चा या बच्ची जब नॉर्मल आजकल ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी उम्र वैसे ही 23, 24, 25 साल हो जाती है, तो किस तरीके से आप उनकी पढ़ाई से तवज्जो हटाएंगे। फिर जब मैं 80 की दहाई के शुरू में अमेरिका में पढ़ रहा था तो वहाँ पे हाई स्कूल मैरिजेज जहाँ हम लोगों के पास अपनी ऑप्शन थी, वो जब हुई और या लिविंग टुगेदर, तो ये बड़ा रिवाज चल पड़ा था, तो वो उसने एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया था। और आखिरी बात यह है कि जैसे आपकी डेवलपमेंट होती है, तो क्या पता है कि आज जो 18 साल की उम्र में एक लड़की या लड़का जो उनकी कंपेटेबिलिटी है, तो एक लड़का जो है वो जाके या लड़की जो है एक्सेल कर जाती है और उसका जो मेंटल स्टेटस है, मैच्योरिटी है, उसका कई और लेवल होता है। हम देखते नहीं हमारे हाई स्कूल के जो हमारे साथ जो कई क्लास फेलोज हैं वो ज़हनी तौर पे और एकेडमिकली या इंटेलेक्चुअली बहुत पीछे रह गए, तो ये कंपेटेबिलिटी नहीं हो सकती। ये जब आपकी जो मैरिजेज होती है 20s के अंदर, बड़ी रीजनेबल एज है, उसके बाद बाकी जिसकी मर्जी है जब करे, तो उसमें कंपेटेबिलिटी होती है। अब तो आपको लगता है इस बिल से माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती? वरना डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं अगर करें। हाँ, ठीक है, जोक है सर वैसे ठीक है। अच्छा, डाइवोर्सेस तो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन मैं अभी इस बिल के ऊपर और जिसमें जो मुजव्वज़ा बातें हैं उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। शहजाद इकबाल साहब। अच्छा, मुझे तो लगता है ये चेक करवाएं प्लीज इसको कि अब्दुल रशीद साहब का कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं है, उनको इतनी जल्दी है कि 18 साल का हो लड़का और लड़की उनकी शादी करा दें। लेकिन इससे खतरनाक बात यह है कि अगर आज उनका मैरिज ब्यूरो है और कल उन्होंने कोई चाइल्ड केयर या डे केयर खोल लिया ना, तो फिर वो कहेंगे कि 18 साल और 9 महीने में बच्चा भी होना चाहिए, वरना फिर आपके ऊपर जुर्माना होगा। वो ज्यादा खतरनाक बात है। मैरिज ब्यूरो से हम संभाल लेंगे मामला, आगे वाला मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। बट ये तो ऑन अ लाइटर नोट है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सोसाइटी के इविल्स खत्म होंगे। हम मेरे ख्याल से अपने पिछले प्रोग्राम से बात कर चुके हैं कि रेप या हरासमेंट के जो वाकयात होते हैं, इसकी बुनियादी वजह सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है, ताकत है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये तमाम इश्यूज हैं, हम पहले कई प्रोग्राम में बता चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों रशीद साहब समझते हैं कि सारे जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उसका हल एक ही है कि शादी करा दो। इससे कुछ नहीं होना, बल्कि माशरे में बिगाड़ बढ़ेगा। एक तो देखें, इस दुनिया में, मुल्क में नहीं दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा एक इशू है पॉपुलेशन ग्रोथ का, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर ये इशू है। तो ये आपका जो इशू एड्रेस होने की वजह आप इसको मजीद जो है खराब करेंगे। दूसरा, जैसे नियाजी साहब ने कहा, बच्चों की पढ़ाई का मामला है। सोचे ना, अब 23-24 साल की उम्र में कोई एमबीए करता है, 23-24 साल की उम्र में जो शख्स एमबीए करेगा, फिर 5 साल का उसका बच्चा हो जाएगा, नर्सरी में वो पढ़ रहा होगा, इससे मजीद खराब होंगे। इससे आपका ना ठीक है जी, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं जी। नाम में ना कोई एक्सेप्शन है ना आइन में है। ठीक है, तो आपको लगता है नहीं है। और वैसे भी जैसे सिंध में अब तो एक्ट भी बन चुका है कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, बाकी सूबों में हद 16 है। इसके ऊपर मजीद बात भी करते हैं जी। भट्टी साहब और महमल का कमेंट। जनाब, घरों में शादियों में तो हमने बड़ी दफ़ा ये तज़किरा सुना है कि अक्सर आंटीज़ हमसे पूछती हैं, बहुत से लोगों से पूछती हैं, शादी कब करी हो, जल्दी शादी कर लो। लेकिन इसका तज़किरा अब सिंध असम्बली तक जा पहुंचा है। तो जनाब, इसी के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। एक मुजव्वज़ा बिल सामने आया है जिसमें कहा गया है रुकन सिंध असम्बली की जानिब से कि शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। महमल, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया? देखिए लीना, मेरा ऑप्शन इसमें नहीं है बाकियों की तरह। बात यह है कि जैसे पहले भी रीमा ने कहा कि इसका कुछ बनना नहीं है, वो बख्तावर भुट्टो साहबा ने ट्वीट भी की थी कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी इसको बुलडोज कर देगी अगर ये चीज़ आई भी। लेकिन असल बात क्या है कि ये एक सिंध असेंबली के रुकन है और वो ला रहे हैं। असल में हमारे यहाँ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान एक नैनी स्टेट बन जाए, हमारा मुल्क जो है ना वो बताए, वो एक रेगुलेट करे लोगों की जिंदगियाँ, इंडिविजुअल जिंदगियाँ। इंडिविजुअल एजेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं आप।
आप कह रहे हैं कि वो उसकी डिसीजन नहीं होगी किससे शादी करनी है, कब शादी करनी है, जो कि एक इंसान की डिसीजन होनी चाहिए, वो उसको खत्म करके स्टेट के ऊपर लाना चाहता है कि आप ये करें। आप मुझे बताइए, न्याय साहब ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की, 18 साल की उम्र में तो तालीम भी नहीं खत्म होती। 18 साल के कौन से लड़के या लड़की को जो है वो नौकरी मिलती है, कितनी तनख्वाह होगी, वो घर कैसे चलाएंगे, ये किस तरह से कोई आपको बता सकता है? तो मेरे ख्याल में आप ये इनको क्लियर करना चाहिए, शायद वैसे थोड़ा सा इनको समझाना भी चाहिए कि एक तो आप फोर्स नहीं कर सके, और इस किस्म के मजाका खेज जब आप चीजें असेंबली के अंदर टेबल करने की कोशिश करते हैं तो वो वैसे ही एक दुनिया के अंदर आपका मजाक बन जाता है और आपकी सोच की अक्कासी करता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी जरा अकल का मुजाहिरा करना चाहिए था इधर सोचने की। अच्छा, ये जो महमल ने पॉइंट उठाया है, अच्छा पॉइंट है भट्टी साहब, लेकिन ये जो वजाहत, हाँ अच्छा नहीं, भट्टी साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहती हूँ, आपकी तरफ भी आती हूँ उसके बाद, क्योंकि जो अब्दुल रशीद साहब हैं वीडियो बयान में वजाहत करते हैं इसकी, कहते हैं जी हमने ये तजवीज़ दी है कि स्टेट इसकी जिम्मेदारी ले, तो जो बाकी मामला आते हैं उसके साथ कि जैसे इस्लामी तालीमात को पूरी तरह राइज करना, डाउरी नहीं होनी चाहिए भाई, उसके बाद जहेज़ के मामले, किस तरह से आगे उनके घर गृहस्थी का मामला चलना है, वो सब कुछ देखेगी, पूरी तरह से होगा, शो एंड पॉम्प नहीं होगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें नाफिज होती हैं तो ये तो बेहतर है, नहीं भट्टी साहब? पहली बात यह है कि मुबारक हो कि सिंध में बाकी सारे मसाइल हल हो गए हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, लॉ एंड आर्डर, रोटी, कपड़ा, मकान, सब सेट हो गया है। तो ये एक मसला रह गया था, इस पर रशीद साहब की नज़र पड़ गई। रशीद साहब कमाल कर दिया आपने। ये मजाक तो रीमा साहबा ने मजाक या न्याय साहब ने कहा, मजाक में फिर भी कुछ सेंस होता है, ये तो इसमें तो सेंस भी कोई नहीं है। और मुझे तो लगता है कि रशीद साहब की अपनी काउंसलिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे ये मैंने पूछना था, अगर एक शादी से मसाइल हल ना हुए 18 साल की उम्र में, तो फिर दूसरी शादी बंदा कर ले 20 साल की उम्र में, फिर 22 साल की उम्र में तीसरी कर ले, कब तक ये मसाइल हल हो जाएंगे, कितनी शादियों के बाद? और क्या यानी अब ये रशीद साहब बताएंगे कि अच्छा, अगर कोई वालिद या कोई वालिदैन घरेलू मसाइल की वजह से, तालीम की वजह से या किसी वजह से शादी नहीं कर पाते बच्चों की, तो जुर्माने भरते रहेंगे रशीद साहब के लिए? खुदा का खौफ करें, हमारे मसाइल क्या हैं, हम किन मसलों में पड़े हुए हैं, ये क्या मजाक इस कौम के साथ, और वो भी अजीबो गरीब भोंडा मजाक। ठीक है अच्छा नहीं, लेकिन मैं न्याजी साहब से जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं, हम मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस अवाम का, इस कौम का, जो कि इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, समझते हैं कि होना चाहिए। दलील से कायल करें ना उनको न्याजी साहब। देखिए जी, मैं बताऊं जी, ये इसमें तो कुछ दो राय नहीं है, और हम खुद अक्सर जो है वो मेरा ख्याल है कि 30s में तो रीमा होंगी या भट्टी साहब होंगे। तो ये वो जो मैच्योरिटी आप देखते हैं, जो मेंटल ग्रोथ है ना, इसको हम शुक्रिया सर, लेट मुझे 30s में करने का शुक्रिया। मेरे से छोटा बना दिया आपने भट्टी साहब को। हम उम्र हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो मेंटल ग्रोथ, सर न्याजी साहब कहता हूं, ये आप न्याजी साहब जिंदाबाद, न्याजी साहब जिंदाबाद। मैं वैसे इस बात से न्याजी साहब गो कि मैं अनबायस्ड हूं, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती। जो मैच्योरिटी है ना वो आपके तजर्बात से आती है, उसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता, माजरत के साथ। नहीं, ये आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, हर बंदा एक्सपीरियंस करता है। वन गुड डे, कम से कम मैंने 29, 30, 31 ईयर्स में रियलाइज किया था कि मुझे एकदम पता चला कि मेरे अंदर खामखा एक मैच्योरिटी आ गई है। देखिए, बात मैंने कहा जी, मेंटल जो डेवलपमेंट है ना, किसी बंदे को हाई स्कूल में या 18 साल में नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैंने इमरान खान साहब से पूछा जब ये क्रिकेट में आ चुके थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 22-23 साल उम्र थी, हम कहीं थे और एक ही कमरे में इकट्ठे सो रहे थे और लाइट ऑफ करके बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा जी अब तुम शादी कर लो, क्रिकेट में आ गए हो, टेस्ट मैच खेल चुके हो। क्या दोबारा बोलिएगा, क्या एक कमरे में? हम बाहर बैठ के वैसे गपशप लगा रहे थे सोने की कोशिश में। तो मैंने उससे पूछा कि आप शादी कर लें, जैसे होता है बंदा बात कैजुअली। तो उसने मुझे एक बात की, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्रिकेट के अंदर में आया 2-4 साल बाद डिस्ग्रेस किस्म का एक टेस्ट प्लेयर के तौर पे याद रखा जाऊंगा या मैं कोई इंटरनेशनल प्लेयर बन जाऊंगा। और अगर मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन गया तो मेरे अंदर जो मेंटल जो कैपेसिटी होगी वो एक और तरह की होगी। तो आज जो मैंने शादी की, मुझे हकीकत उसकी बात नहीं भूलती, आज जो मैंने शादी की वो उस वक्त की शादी के साथ कंपेटेबल होती है। साहब ये फैमिली शो है,
नहीं, लड़की ग्रो करती है नहीं करती, ये बात लिख लें कि जो मेंटल ग्रोथ होती है वो दो इंसानों की, दो बंदों की, दो बंदियों की मुख्तलिफ मैं होती वैसे है। और वे अगर मैं, आप अच्छा 20s मैं में आप करें, लोगों को एक शादी बात 30s बताऊं, में करें, आप ये जो तो बात कह रहे हैं ना compatibility न्याजी काफी साहब, ज्यादा मैं महमल की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। महमल, ये बड़ी जेन्युइन बात है, लेकिन खास तौर पे जब रिश्ते लेने जाते हैं ना तो ये बात भी कही जाती है कि जी कम उम्र की लड़की हो तो वो आसानी से हम में एडजस्ट कर जाएगी, तो ये प्रेफरेंस भी दी जाती है। भट्टी साहब तो मैच्योर, वो न्यायी साहब तो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं मैच्योर सुना, लड़कियों को प्रेफर किया नहीं जाता है। नहीं, ये भट्टी मैंने साहब तो कभी नहीं सुना। नहीं, बिल्कुल अलीना होता बात सही कर रही है बिल्कुल कि होता ये है। कहा जाता बिल्कुल है, वो होता है ये भट्टी कहते हैं कि अगर छोटी कम उम्री में लड़कियों की शादी कर दी जाए, जब वो बहुत ज्यादा हमारे घर के इंडिपेंडेंट माहौल ना में ढल हो या जाए। उस तरीके से वो जॉब्स ना करी हो या एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, जो सबसे बड़ा चीज होती है ना कि अगर लड़की जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो फिर वो कल को जी कोई बात भी हमें कर सकती है। तो ये कई दफा रखते हैं लोग कंडीशन, लेकिन ये सही नहीं है अलीना। एक्चुअली ये लड़की और लड़के दोनों के ऊपर होना चाहिए वो कब शादी करना चाहते हैं, किस उम्र में करना चाहते हैं। मैंने तो 35 साल के बाद की थी, तो इसके अंदर ऐसे क्या इशू है, आप जिस मर्जी उम्र के अंदर शादी करें। तो ये जो चीज है ना, इसमें डर जरूर लोगों को लगता है कि छोटी एज की लड़की एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ये गलत है अलीना, क्योंकि आप एक बिल्कुल टीनेज, इवन ये जो 18 साल वाली चीज भी है वो ये कि आप टीनेज जैसे एक बच्चा अभी बलूगत में गया है, अभी उसने इवॉल्व होना है। अभी जैसे न्यायी साहब ने इवॉल्व होने की बात की, वो इवॉल्व ही नहीं हुआ, आपने उससे उसकी शादी कर दी, वो एडजस्ट तो कर ले। लेकिन न्याजी साहब ने इवॉल्व होने की बात की, शहजाद साहब का हंस के बुरा हाल हो गया। शहजाद साहब का किसी और चीज पे हंस के बुरा हाल हो गया। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, किस चीज से बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बता रहे थे, इसलिए मैं हंस पड़ा था। अलीना, मुझे एक बात मुझे पता है आप जो नहीं, आंसर थे, मैडम शेख। भट्टी साहब भी जी, बोले। वैसे एक सवाल मैं न्याजी साहब से पूछना चाह रहा था। न्याजी साहब ने बताया 29-30 के हुए तो उनके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई, तो मेच्योरिटी उस वक्त आई थी या जब आप इमरान खान से आपने ताल्लुक जुदा किया था उस वक्त मेच्योरिटी आई थी? ये सवाल था मेरा आपसे। वो इसके लिए डिटेल आप अपने शो में बुला लें, मैं आपको अच्छा बता जी, दूंगा। अलीना, मैं एक प्लीज छोटा सा पॉइंट जबरदस्त। जी रीमा, क्विकली प्लीज। जी अलीना, आपने बात की कि शायद ज्यादातर पाकिस्तानी ये जो बिल में है इसकी हमायत करेंगे। मेरा ख्याल है हम दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में 18 साल के बाद अपनी मर्जी से कोई भी शादी कर सकता है, लेकिन ये बिल उसको कंपल्सरी बना रहा है, रियासत को ये रोल दे रहा है कि वो लोगों को मजबूर करे कि वो 18 साल की उम्र में शादी करें। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इस बात की हिमायत करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे तमाम एनालिस्ट आज ये समझते हैं कि जी इस बिल से जो इसमें तजावीज़ दी गई हैं कोई माशरे में बेहतरी नहीं आएगी।